नमस्कार, द राजधर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। हम पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं क्योंकि चुनावी सरगर्मियां यहीं से तेज हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के भूमि पे जो चुनावी दंगल हो रहा है उसी की हकीकत और पड़ताल जानने के लिए हम पश्चिम बंगाल आए हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वैशाली डालमिया जी मौजूद है। बल्ली विधानसभा सीट से विधायक है, लेकिन टीएमसी छोड़ के अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जगमोहन डालमिया जी की बेटी हैं। इनसे जानेंगे कि अब जो चुनावी जनसभाएं हो रही हैं और जो चुनावी रथ यात्राएं हो रही हैं उसका मुख्य मकसद क्या है और बंगाल में कौन अपनी कैसे सियासत बचा पाएगा। मैम, आपका राजधर में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे थोड़ा जीवनी से लेके होगा, फिर हम राजनीतिक प्रश्नों पे आएंगे। सबसे पहले आपके दादाजी एमएल डालमिया बिजनेसमैन, पिताजी बिजनेसमैन, बीसीसीआई के अध्यक्ष, लेकिन बिटिया नेता। मतलब कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? मुझे मेरे पिताजी से प्रेरणा मिली है, क्योंकि वो जो राजनीति समझते थे, बहुत बड़े जो राजनीतिविद हैं उनके तरह ही उनका सोच था। और आपको पता होगा कि जो बीसीसीआई जब इलेक्शन होती है, जैसे आपने राजनीति की बात उठाई, तो बहुत बड़े बड़े, अभी तो हालांकि जैसे कुछ नियम चेंज हो गए हैं, लेकिन पहले लोधा कमीशन के चलते पहले जो थी वहाँ पे तो पॉलिटिशियंस भी पार्टिसिपेट करते थे और पदाधिकारी भी बन सकते थे। तो पहले वो उन्होंने शरद पवार जी के साथ लड़ा, फिर और यहाँ पे बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ उनका बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई सीएबी इलेक्शन लेके। तो उनके ब्लड में ये है और हर बार ही उन्होंने जीता। तो और माधुराव सिंधिया जी के साथ बहुत दिन काम किया, बहुत अच्छा रिलेशन, गहरा रिलेशन है दोनों में था। तो ये क्या है कि ब्लड में है पॉलिटिक्स। कुल मिला के पिताजी से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और राजनीति तो ब्लड में ही है। दूसरा प्रश्न मैं पॉलिटिकल में ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कई नेता अब टीएमसी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ कि बोला गया पार्टी से निकाला गया। ये इस बिंदु पे मैं जानना चाहूँगा, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि वहाँ से मुझे निकाला गया या बहिष्कार किया गया, इसलिए मैं निर्दलीय एमएलए बन गई। फिर उसके बाद लाइक एज आपको पता ही होगा कि कोई अगर पार्टी से निकाला जाता है या उनको हटाया जाता है, तो वो ही और शी इज़ फ्री टू जॉइन एनी अदर पार्टी एज अ लीगली मैं कर सकती हूँ। तो वो मैंने किया। और उसके साथ साथ देखिए, बहुत जन छोड़ के भी जा रहे हैं, तो मैंने तो बहुत लास्ट तक मैंने ट्राई किया। मैं जब भी किसी कोई भी कंपनी या पार्टी या जो भी हो, एनी रिलेशनशिप में मैं जब हूँ, आई एम वेरी लॉयल to that party or company. So I was loyal till the time I was with TMC. I was loyal to them. और तो मैंने चेष्टा किया था तब कि जो लोग पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं, जिनको मैंने डीमक बोला था, वो अंदर ही अंदर से पार्टी को खोखला करते जा रहे हैं। तो उन लोग को अगर हटा दिया जाता तो TMC आज जो हो गया खोखला, वो नहीं होता। अभी TMC पूरा एक खोखला बन चुकी हैं, क्योंकि सभी अंदर में जो डीमक है सारा कुछ उन्होंने खा लिया। और जो अच्छे नेता हैं सब छोड़ के जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि जैसे बहुत बड़े बड़े मंत्री, जिनके पास 3-3 मंत्री पद थे, वो लोग भी छोड़ के भाग रहे हैं। तो कुछ गलत है ही ना पार्टी में, नहीं तो सब क्यों छोड़ के भागेंगे। अगर मैं तो बहुत दिन से बोल रही हूँ, 6 महीने से तो लगातार बोलते जा रही हूँ। उसके पहले भी बोला है कि ये सब कुछ हो रहा है। और पब्लिक को जो लोग मुझे जिनको मैंने डीमक बोला, वो सिर्फ हम लोग को नहीं, जैसे कोई नेता को नहीं, वो लोग जो पब्लिक है, जो लोग नेता को बनाते हैं, उन लोग को ही वो लोग इरिटेट करते हैं। तो ये कारण है कि टीएमसी का हालत आज ये है। अच्छा, आपको कहा गया पार्टी विरोधी गतिविधि कर रही थी आप, इसलिए आपको निकाला। आपने कहा कि मैं लॉयल थी, जहां हूं वहां पे भी लॉयल रहूंगा। प्रश्न ये है कि आपको अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए भाजपा का चयन क्यों करना पड़ा? ऐसा क्यों लगा कि भाजपा ही मेरी लॉयल्टी के लिए अच्छी पार्टी है और बंगाल के विकास के लिए? देखिए क्योंकि भाजपा एक लॉयल पार्टी है। तो हाँ, तो ये एक लॉयल पार्टी है और पब्लिक के लिए उन्होंने, हर पार्टी का मकसद है कि पब्लिक का सेवा। तो भाजपा में मैंने देखा कि उन्होंने
में जो प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, वो लोग जो एक विजन लेके आए थे, तो वो विजन फुलफिल हो रहा है। और जो जो लाइक सेंट्रल प्रोजेक्ट्स है, हालांकि अभी बंगाल में कुछ भी लागू नहीं हो पाया ये लास्ट फ्यू इयर्स में, लेकिन आने वाले दिन में होगी, क्योंकि यहाँ पे भाजपा सरकार बनेगी ही बनेगी। मैंने आई कैन गारंटी ऑन दैट, बनेगी ही, और बहुत बहुमत के साथ बनेगी। क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसीलिए नहीं, क्योंकि पब्लिक नहीं चाह रहा है टीएमसी को, इसीलिए पब्लिक वोट ही नहीं देना चाहता है टीएमसी को। इसमें क्या मेरा या दूसरा एमएलए का किसी का कुछ रोल नहीं, दो हैं ऊपर में, या लाइक प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, ये लोग जो हैं पार्टी को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। यहाँ पे दिलीप घोष जी, हाँ, कैलाश विजयवर्गीय जी, ये लोग जो पार्टी को आगे बढ़ा के ले गए, बहुत वेस्ट बंगाल में बढ़ चुका है। क्योंकि पब्लिक चाह रहे हैं कि चेंज, पब्लिक चाहते हैं कि यहाँ पे चेंज हो, वो लोग भी जीना चाहता है, बंगाल के पब्लिक जो है वो जीना चाहते हैं, तो उनके लिए पब्लिक अभी पूरा बीजेपी के साथ है। आपने बंगाल के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि पब्लिक की क्या डिमांड है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। लेकिन मैम सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब चुनाव नज़दीक आता है, तब जब नेता लोग पार्टी छोड़ के जाता है, कोई कहता है मेरा दम घुट रहा है, तो कोई बागी तेवर अख्तियार कर लेता है, तो सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें चुनाव के वक्त ही क्यों की जाती है? कुछ दिन पहले भी आदमी पार्टी छोड़ सकता है, साल भर काम करके भी पार्टी छोड़ सकता है, तो ये चुनाव के वक्त ही ऐसी चीज़ें क्यों सामने आती है? देखिए, बहुत जन पहले भी छोड़ चुके हैं, बहुत एमएलएज हैं पहले छोड़ चुके हैं, आपको पता ही होगा। और देखिए, इलेक्शन के दौरान आदमी को चूज करना है वो कौन सा पार्टी से कॉन्टेस्ट करेगा, लाइक पूरा टेन्योर ख़त्म करके वो लोग जा रहे हैं। हाँ, ये तो मुझे तो ये पॉजिटिव लगती है कि इलेक्शन के दौरान वो लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कि एक साल करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, उनको लाइक बीच इसमें छोड़ दिया पानी के, ये तो ऐसे नहीं है। ये पूरा टेन्योर कंप्लीट करके, पूरा काम करके सब छोड़ रहे हैं, तो इसमें तो पॉजिटिविटी है। तो हर आदमी के पास ये है कि जब अपना टेन्योर ख़त्म हो जाए, वो कौन सा पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, वो तो उनका हक है, वो लड़ ही सकते हैं। तो ये तो क्वाइट अ पॉजिटिव साइन, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। और मैंने पार्टी छोड़ा नहीं था, मुझे पार्टी में लगा कि उन लोग को लगा, टीएमसी वाले उनको लगा कि जो लोग पार्टी में चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, पब्लिक का सेवा नहीं करते हैं, जो लोग कटमानी खाते हैं, इलीगल काम करवाते हैं, उन लोग को रखना चाहिए टीएमसी में। और जो लोग पब्लिक के साथ खड़ा रहना चाहते हैं या पब्लिक का सेवा करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स उनके पास पहुंचाना चाहता है, कुछ पैसा कहीं किसी को खाने नहीं दे के उनको दिया जाता है, तो उन लोग को हटाओ। तो जो लोग, इसीलिए दम घुटन होती है सबको, जो लोग काम करने आए हैं, एक्चुअली मोटिव है उनका काम करना, कोई भी टीएमसी में रह नहीं पाएंगे, सब छोड़ के जाएंगे। आप देख लीजिएगा। आपने कहा कि जो टीएमसी में काम करना चाहते हैं उन्हें निकाला जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि जो दागी हैं, जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हैं, वो जा रही हैं, और बीजेपी को कहती हैं कि वाइट पाउडर की वॉशिंग मशीन है, मतलब इसमें जो भी दागी जाएगा वो सफ़ेद होकर निकलेगा, यानी साफ सुथरा होकर निकलेगा। इस पर क्या कहना? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा कोई वैसे है नहीं, हाँ, तो मुझे वो मैंने कोई मेरा केस भी नहीं है, मेरा ना कुछ भी नहीं है मेरे लिए, नाता भी नहीं है, साधन भी नहीं है। वो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग छोड़े हैं उनके लिए बोल रहे होंगे, तो फिर वो मान ही लेते हैं। जो जब यहाँ पे जब टीएमसी में उनसे जैसे हाथ गंदा होने वाला काम करवाया गया है क्या, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा वर्डिक्ट नहीं है। जो खराब काम किया, तो इतना दिन जब खराब काम किया तो उनको क्यों नहीं हटाया? फिर अगर जब खराब ही था तो पहले ही हटा देना चाहिए था उन लोग को, तो हटाया नहीं। उन्होंने भी क्यों इलेक्शन तक वेट किया, या वो भी क्यों लास्ट तक नहीं हटाया? मंत्री लोग खुद अपना पद छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हाँ, तो ये तो उल्टा ही बात हो रही है, ये तो मुझे नहीं लगती है। और बीजेपी तो मैं बोलूँगी, हाँ, जो जहाँ पे एक कहावत है, आपको पता होगा कि बंगाली में मैं बोलती हूँ, सৎ संगे स्वर्गवास, असৎ संगे सर्वनाश। वो उसका मान्य है कि जब कोई अच्छे आदमी के साथ रहो तो वो स्वर्गवास के जैसा होता है, इतना सुंदर, और अगर खराब आदमी के साथ रहो तो वो सर्वनाश हो जाता है वो उनका। तो यही है, टीएमसी में जब थे तब वही हुआ होगा, और बीजेपी के साथ आएंगे तो ऑफकोर्स अच्छे आदमी के साथ रहेंगे तो अच्छा ही होगा।
मैम जब 98 में टीएमसी पार्टी का ये संस्थापना की बात की जा रही थी, स्थापना की, तो उस समय था कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हिंसावाद से है। लेकिन अभी हाल में आप देखे होंगे बाबू मास्टर के खिलाफ जो बाबू मास्टर के ऊपर जो हिंसा की वारदात हुई, बाकी तमाम ऐसे बीजेपी के नेताओं के ऊपर हो रही है। तो ममता बनर्जी जब 2000 में ये चीज़ें सीपीआई के खिलाफ इन सब चीज़ों के सामने आई थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाएंगे, तो क्या लगता है कि वो चीज़ें नहीं हो पाई और बीजेपी से कैसे कर पाएगी? क्या बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए जो लगातार हिंसा की घटना सामने आ रही है? बहुत हिंसा हुई यहाँ पे, आपने देखा होगा जो पंचायत इलेक्शन के दौरान, माय गॉड बहुत ज़्यादा हिंसा हो गई। पब्लिक तो वो देख के एकदम कांप गया, नॉर्मल पब्लिक के बारे में मैं बोल रही हूँ। तो इसी में से ना आदमी का कुछ ना कुछ घटना घटती है जिसमें आदमी ऊब जाते हैं कोई पार्टी से। तो यहाँ पे यही हुआ है, बहुत ज़्यादा हिंसा, बहुत अत्याचार, बहुत चोरी, बहुत बेईमानी हुई है। तो इसीलिए पब्लिक और ये सब नहीं चाहते हैं। पब्लिक चाहते हैं उनके लिए शांति, जहाँ पे उन्नयन हो, नौकरी हो, घर में 2 टाइम घर में खाना बने पके, बच्चे अच्छे स्कूल में जा पाएँ, अच्छे से रहें, उनको लाइक आगे बढ़ पाएँ। तो अभी यहाँ पे यही चाहते हैं जो भाजपा सरकार लाएगी। अच्छा मैम, आप पार्टी के लोगों के ऊपर तो जो हमला करती हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन आप प्रशांत किशोर को लेकर बहुत टारगेट करती हैं कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं वो, तो ऐसा क्या लगता है कि प्रशांत किशोर तो एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं, वो कैसे टीएमसी का माहौल बदल देंगे? में नहीं बदल पाएंगे और पाए भी नहीं है। जो भी खराब था और खराब कर दिए वो आके। जो 5 साल में खराबी जो हुई थी उतना नहीं था, ये लास्ट 5 इयर्स में तो एकदम बेकार हो गया। और प्रशांत किशोर जी वो मे बी ही इज जस्ट स्ट्रैटेजिस्ट, बट उनका जो स्ट्रैटेजी है सब गलत। हाँ, लेकिन वो उन्होंने जो भी स्ट्रैटेजी किया सभी गलत। देखिए, मैं एक 2-3 प्रोजेक्ट के बारे में मैं बोल रही हूँ। सपोज देखिए दीदी के बॉलो है, जहाँ पे पब्लिक फ़ोन करके दीदी के पास कुछ बात पहुँचाना चाहते थे। अरे दीदी के बोले तो हमें ना, अगर मैं फ़ोन उठा के चुपचाप बैठी रहूँ, सुन लूँ, काट दूँ, तो उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना। तो दीदी के बोलों में प्रशांत किशोर जी का उसके साथ और प्रोजेक्ट का पूरा कंप्लीट होता अगर वहाँ से दीदी भी कुछ बोलती या उनके टीम कुछ बोलती, या कोई एक टीम होना चाहिए जो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। सिर्फ सुन के चुपचाप फ़ोन काट दिया तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ? तो ये तो वही होगी। तो ये भी सुपर फ्लॉप एक आइडिया, या जो भी वो करते हैं 2-4 प्रोजेक्ट्स किए हैं। हाँ, तो उसमें सब में ही दिख रहा है कि गलत है। अच्छा ठीक। मैम एक प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सीए को लेके, क्यों अमित शाह में ठाकुरपुर में अमित शाह जी रैली किए, बोले कि कोविड की वजह से कुछ लेट हो गया है, हम सीए लागू करेंगे, बहुत जल्द लागू करेंगे। लेकिन कल ही राहुल गांधी असम में गए, बोले कि हम सीए लागू नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। तो क्या लगता है अब सीए पे खींचातानी हो गई है? उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम लोग सीए लागू करने नहीं देंगे। मैंने देखा तो सरकार आएगी ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो गया पूरा। बंगाल में तो एकदम ज़ीरो, और बाकी भी जगह में हालत एकदम ख़राब है, क्योंकि कहीं पे लाइक ये नहीं चलता है कि एक ही फैमिली रूल करते ही जाए। पीपल आर टायर्ड ऑफ दैट फैमिली नाउ। लाइक सेम चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता। सब चाहते हैं कि नया कुछ वातावरण हो, नया, जैसे बंगाल में भाजपा आए, कुछ अच्छा काम करें, कुछ और भी पब्लिक के लिए सेवा हो। क्योंकि पब्लिक ने देख लिया कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ। पहले कांग्रेस को भी दिया गया था बंगाल में, अभी कांग्रेस का हालत आप देखिए ऑल ओवर इंडिया में क्या बेकार का हालत हो गया है। तो अगर वो बोले थे जो अगर आएगी, क्योंकि उनको पता है जो वो आएगी ही नहीं, और उन्होंने भी एक टाइम में वो लोग भी हवा के साथ वो लोग हिलते हैं। तो ये लोग, हाँ, तो वो पत्ते के जैसे हिलने से कभी मुझे नहीं लगता है। कुछ लागू करने के लिए भी एक मजबूत गवर्नमेंट चाहिए जो भाजपा सरकार है। ठीक है मैम, एक जब 34 साल सीपीआई जब राज की, इसमें तो सीपीआई की सबसे बड़ी विरोधी टीएमसी पार्टी थी, लेकिन अब इस समय का जो माहौल लग रहा है कि शायद मतलब बीजेपी के खिलाफ सीपीआई, टीएमसी और कांग्रेस हो जाए। तो क्या लगता है आपको कि बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए? एकदम ही नहीं, वहीं पे और भी ख़त्म हो जाएगी पार्टी। क्योंकि जो पहले का जो पुराने कर्मी थे, पुराने जो जो वोटर्स सीपीएम के साथ थे या टीएमसी के साथ थे, वो भी वोट नहीं देंगे। क्योंकि उनका वो लोग एक आइडियोलॉजी लेके वो लोग आए थे काम करने के लिए। ये या कोई पार्टी को जब कोई वोट देता है, उनका एक आइडियोलॉजी के साथ वो जुड़ते हैं या सोचते हैं जी ये पार्टी क्या कर पाएगी, तभी वो लोग उनके साथ जुड़ते हैं। तो अगर उनका कोई अपना
बेसिक कैरेक्टर ही ख़त्म हो गया, जो CPM के अगेंस्ट में इतना दिन लड़ा जो पार्टी, तो वही उसके साथ ही गठबंधन कर लिए। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा है जो क्या हालत होने वाली है। तो और भी जो भी फेज मैंने जो भी है कुछ भी एकदम ज़ीरो हो जाएगा और कोई वोट तो देगा ही नहीं। भाजपा स्ट्रांग है और स्ट्रांग होंगे। अच्छा, अब मैं अंतिम प्रश्न आपसे ये लूँगा और जानूंगा कि बीजेपी का जो बंगाल का है उसका विजन क्या है और आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी कितनी सीटें निकाल पाएगी बंगाल में? देखिए, आपने सुना होगा अमित शाह जी ने एक टारगेट दिया है 200 पार, तो ऑफकोर्स उनका टारगेट हम लोग लाइक सर आँखों पे, वो जो बोलेंगे हम लोग वैसे करके आगे ले जाएंगे। और हम लोग देखिए सबका कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग अगर एक एक करके कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत के लाएंगे तो ऑटोमेटिकली 200 पार हो ही जाएगी और ज़्यादा भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो इसीलिए मैं एक चीज़ मैं बोल रही हूँ कि और विजन क्या है, जो क्या चाहते हैं पब्लिक बीजेपी से कि नौकरी, जैसे जो प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो घर तक पहुँचे, उनके घर के ऊपर सर के ऊपर छत हो, टॉयलेट हो, बेसिक नीड्स। पीपल वांट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। हाँ, कि या जो ये है प्रधानमंत्री जी का जो स्वास्थ्य बीमा है वो सबके पास पहुँचे, किसान सम्मान, तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे लागू नहीं हुआ है वेस्ट बंगाल में, वो लागू हो उसके चलते, उसके बदले में भी और भी उसके साथ उसके साथ भी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं बंगाल के लिए, वो सारा कुछ हो। आपने देखा होगा बजट में कितना कुछ पास किया गया वेस्ट बंगाल के लिए। हाँ, तो और भी बहुत कुछ हो। इस बार भी बल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े? हाँ, मैं चाहती हूँ बाली से ही लड़ने के लिए, क्योंकि देखिए मैं भागना नहीं चाहती हूँ वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्योंकि मैंने काम किया, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक के साथ हूँ और पब्लिक भी मेरे साथ हैं। हाँ, तो मैं और बहुत सारा कुछ मैंने प्रॉमिस करके रखा था उनको जब मैं 2016 में इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन टीएमसी में रहते हुए मैं 50% ऑफ मे बी 40% ऑफ द काम मैं नहीं कर पाई। वो तो ख़त्म करना ही है और जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नया जो आएंगे वो भी उनके पास पहुंचाना है, क्योंकि मेरे साथ उनका एक मेंटल बॉन्डिंग हो चुका है कि मैं जब भी कुछ होता है मैं चाहती हूँ जी अरे मेरे बाली में हो, मेरे बाली के जो वोटर्स हैं, मेरा जो बाली के जो पब्लिक हैं उनको मिले। हाँ, तो मैं सब समय ये चाहती हूँ, तो मेरा यही आशा है कि मुझे वहीं से सीट मिल जाए और मैं उनके लिए जैसे मैंने प्रॉमिस किया वो काम करूँ और उसके साथ और भी ज़्यादा करूँ। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा जिस प्रकार से मैडम ने बताया कि किस तरह बंगाल का विकास के लिए बीजेपी जरूरी है और मैम का यही ख्वाहिश है कि इस बार पीए बाली विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़े। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।